रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने डिस्कस करना है पाकिस्तान रोल इन द रीजन, कि मतलब रीजन के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है। इस रीजन के अंदर सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी आ जाएंगी, इसके अंदर चाइना भी आएगा, इसके अंदर अफ़गानिस्तान भी आ जाएगा, इसके अंदर इसके साथ साथ आएगा आपका ईरान भी। मतलब वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान को बाकी पूरी दुनिया के साथ जो है वो लिंक करते हैं, उन सब का हम इसमें ज़िक्र करेंगे कि उनके अंदर पाकिस्तान का जो है वो क्या रोल है जियोग्राफिकली, और साथ ही साथ पाकिस्तान का उनके साथ रीजनली रिलेशन क्या क्या बनता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान की लोकेशन। पाकिस्तान की अगर हम लोकेशन आप देखते हैं तो ये है पाकिस्तान की लोकेशन एग्जैक्टली जो यहाँ पर लाई कर रही है। इसके साथ यहाँ पर पाकिस्तान का जो बॉर्डर बनता है वो है इंडिया के साथ। पाकिस्तान का ईस्ट साइड से जो बॉर्डर लगता है वो इंडिया के साथ लगता है। पाकिस्तान का वेस्ट साइड से जो बॉर्डर लगता है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। पाकिस्तान का नॉर्थ साइड से जो बॉर्डर लगता है वो चाइना के साथ लगता है। और साउथ की तरफ से जो बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान का लगता है अरेबियन सी के साथ। और लगभग कुछ साउथ वेस्ट जो की तरफ से अगर हम देखें तो मतलब पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान के इलाके से, वो है ईरान के साथ पाकिस्तान जो है वो लिंक कर रहा है। मज़ीद अगर आप पाकिस्तान की लोकेशन को देखते हैं तो ये सारे ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जिनके अंदर अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, यानी कि ये जितने जितने स्तान वाले ममालिक हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स आती हैं, जिनके अंदर अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान और ये मतलब आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये मतलब जो ममालिक बनते हैं ये सारे बनते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ। अब ये जो साथ साथ आपको ब्लैक ये जो नज़र आ रहा है ये आपको कैस्पियन सी नज़र आ रहा है। कैस्पियन सी दरअसल एक साल्टीएस्ट लेक है, ये एक इतनी बड़ी ये झील है कि इसको फिर सी का नाम दे दिया गया है। ये जो झील है इसके अंदर तकरीबन दुनिया का 15% जो ऑयल है वो इसके साथ लिंक करता है। और तकरीबन 5 ममालिक ऐसे हैं जिसका कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर जो है वो मैच होता है। और पाकिस्तान का अगर यहाँ पर एक छोटी सी पाकिस्तान का जो यानी कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है इस जगह के ऊपर, यहाँ पर है एक कॉरिडोर जिसका नाम है वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर अगर ना हो तो पाकिस्तान का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा ताजिकिस्तान के साथ, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो पाकिस्तान जो है वो दरअसल एक डोर वे प्रोवाइड करता है ईरान को इंडिया के साथ लिंक करने के लिए। वो अलग बात है कि इंडिया जो है वो चाहबार पोर्ट के ज़रिए भी, मतलब यहाँ से वो आएगा इंडिया कश्मीर के अंदर, कश्मीर के बाद वो आएगा अफ़गानिस्तान के इलाके से होता होता जो है वो ईरान में भी एंटर हो सकता है। तो इस तरह से भी ईरान में मतलब वो ईरान से आ सकता है चाहबार पोर्ट। और पाकिस्तान की जो बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है ईरान की चाहबार पोर्ट के अंदर। पाकिस्तान की और ईरान की यानी कि जो चाहबार पोर्ट और गवादर पोर्ट के दरमियान जो समंदरी रास्ता है वो लगभग 40 किलोमीटर का फ़ासला बनता है। और जो ज़मीनी फ़ासला बनता है वो तकरीबन सिर्फ 100 किलोमीटर का जो फ़ासला है वो बनता है। पहले पाकिस्तान का जो है वो ज़मीनी बॉर्डर ईरान के साथ यहाँ पर यानी कि इस जगह पर नहीं था, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर एक यानी कि ईरान का रमदान वाला इलाका और पाकिस्तान का गवादर वाला इलाका जो है यहाँ से भी एक नया बॉर्डर जो है वो ओपन किया गया है, जिसका नाम है गवादर रमदान बॉर्डर जो है वो ओपन किया गया है। पाकिस्तान का देखें तो यानी कि चाइना जो मतलब हमारे पास साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है सी पैक की इन्वेस्टमेंट चाइना इतनी ज़्यादा इसलिए कर रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना को अगर यहाँ पर अरेबियन सी या इंडियन ओशन के अंदर उसको आना पड़ेगा तो उसको ऊपर से होकर जो है वो इतना ज़्यादा सफ़र करके जो तकरीबन 4500 किलोमीटर का सफ़र बनता है चाइना को वो करके आना पड़ेगा। लेकिन अगर चाइना जो है वो अपने जिनजियांग जो इसका कैपिटल है वहाँ से वो एंटर हो इधर हमारे यानी कि पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर, और वहाँ से वो होता होता यहाँ पर वो हमारे ग्वादर पोर्ट के ज़रिए जो है वो सिर्फ 2500 किलोमीटर का सफ़र करके वो आसानी से अरेबियन सी की तरफ जाकर और मज़ीद आगे जो है वो यहाँ से दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ भी वो जा सकता है और आगे फिर यूरोप की तरफ भी जो है वो अपना सामान वगैरह भिजवा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो
टेररिज्म से फ़ाइट करने के लिए भी पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका ने जब यानी कि नेटो के साथ मिलकर नेटो जो कि मतलब तकरीबन 28 ममालिक का एक अलाइंस है, मिलिट्री अलाइंस है, वो जब पाकिस्तान से यानी कि होकर गुज़रता था तो उसको यानी कि पाकिस्तान से उसने जाना होता था अफ़गानिस्तान की तरफ, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो थे वो दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा थी। 9/11 के वाक़े के बाद उन्होंने उसको काउंटर करना था। तो नेटो के तकरीबन जो है वो मोर देन 50% जो ट्रक हैं या जो सामान है, चाहे वो मिलिट्री हो, तो वो यहाँ कराची पोर्ट के ज़रिए वो आगे अफ़गानिस्तान की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था। मतलब टेररिज्म के ऊपर फ़ाइट करनी हो या यहाँ से जो है मतलब जब आगे इन्वेजन हुई थी 1979 के अंदर, जब यूएसएसआर जो है उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था और वो मज़ीद आगे जो है वो अफ़गानिस्तान से गुज़रता हुआ पाकिस्तान से फिर वो वार्म वाटर की तरफ पहुँचना चाहता था, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्तान हैं, ये किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे जो इलाके हैं ये उस वक़्त यूएसएसआर का हिस्सा थे और यूएसएसआर का डायरेक्ट बॉर्डर मिलता था अफ़गानिस्तान के साथ। और अफ़गानिस्तान के साथ वो इन्वेड करके इसके अंदर आकर वो मज़ीद आगे पाकिस्तान के ऊपर हमला करके वो अपना गर्म पानी तक पहुंचना चाहता था। अब यूएस जानता था कि अगर यूएसएसआर को गर्म पानी तक अप्रोच हासिल हो गई तो वो इकॉनमिकली मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगा। और पाकिस्तान ये चाहता था, चूँकि मतलब एक तो ये ऐसा मुल्क है जो कि यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जहाँ पर वो एथीस्ट होते हैं, वो किसी भी मतलब खुदा को नहीं मानते। एक तो हमारा उनके साथ ये मसला था, और दूसरा हम यानी कि किसी गैर मुल्की को, किसी यानी कि फॉरनर को, किसी एलियन को क्यों अपने मुल्क में जो है वो ज़बरदस्ती घुसने दें। लिहाजा उस वक़्त के ज़ियाउल हक़ ने यूएसए के साथ मिलकर जो है 10 साल तक यूएसएसआर को अफ़गानिस्तान के अंदर फंसाए रखा, जो कि 1979 से ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 88 तक जो है वो सिलसिला ये जारी रहा। और फिर 98 के अंदर जो है माइकल गोर्बैचेव, जो कि यूएसएसआर का एक प्रेसिडेंट था, उसने फिर एक एग्रीमेंट के तहत, जनेवा अकॉर्ड के तहत जो है वो अफ़गानिस्तान से उसने अपने 10,000 या मतलब इतने ज़्यादा जो है वो ट्रूप्स जो हैं वो उसने वापस लिए। उसको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी हुआ। फिर उसके बाद यानी कि 1991 के अंदर जो है वो रशिया जो है वो टूट गया और उसकी बाकी जो स्टेट्स थी 15 स्टेट्स वो भी आज़ाद हो गई, और फिर ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं ये आज़ाद हो गए। मतलब लुबे लुबाब ये बना कि अगर टेररिज्म के ऊपर फ़ाइट हो, या चाइना को यहाँ से रास्ता प्रोवाइड करना हो, या इंडिया को ईरान की तरफ जाना हो, या मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को पानी की रसाई तक आना हो, तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान वाला इलाका है, ये यहाँ पर यानी कि जिस तरह का अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ बॉर्डर मिलता है, ये तकरीबन पाकिस्तान का 44% एरिया जो है ये बलूचिस्तान कवर करता है। लेकिन बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी ही की वजह से IPI जो गैस पाइपलाइन है, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन, ये कुछ US के पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से और कुछ बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी होने की वजह से भी IPI का जो मंसूबा है वो हमारा पाया तकमील को नहीं पहुंच पा रहा। दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर का प्रॉब्लम है हमारा इंडिया के साथ। यहाँ पर जो ये वाला इलाका है तकरीबन इस तरह का ये जो इलाका है, ये इलाका है तकरीबन उसके पास, इंडिया के पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर जो है वो इधर है, वो दूसरा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो हमारे पास है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। और इसी का जो मेन डिस्प्यूट है जहाँ से फिर सी पैक जो होकर गुजरता है कराक्रम हाईवे से होकर, तो ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट हैं ये भी पाकिस्तान को उन्होंने एक बेड़ियाँ डाल के रखी हुई हैं, यानी कि पाकिस्तान की पाँव के ऊपर ये सारी की सारी एक किस्म की बेड़ियाँ हैं कि जो पाकिस्तान को आगे मूव नहीं हो पाने दे रही। अच्छा, देखिए दोबारा अगर देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर कि पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल है, तो पाकिस्तान का जो रीजन के अंदर रोल है वो बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान जो है वो एक गेट वे है साउथ एशिया का, जो कि वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को आपस में कनेक्ट करता है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे रीजन के ऊपर लोकेटेड है जिसकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो सब के लिए बहुत ज़्यादा है। चाहे वो एंटी यानी कि टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ना हो, या किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन का हिसाब किताब हो, बरतानिया, USSR, USA, हर एक जो है वो पाकिस्तान की लोकेशन से जो इनकार नहीं कर सका। यानी कि पिछले 20 सालों से जो ये ग्रेट हब हैं ये पाकिस्तान की लोकेशन को लेकर मतलब
काफ़ी ज़्यादा अपने जो काम है मतलब पाकिस्तान से निकलवाना चाहते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसके रीजनल ममालिक के साथ किस तरह का है। रीजनल ममालिक के अंदर जो सबसे मेजर कंट्रीज़ आते हैं, अफ़गानिस्तान आता है, चाइना आता है, इंडिया आ जाता है हमारे साथ, ईरान आ जाता है हमारे साथ, और दूसरे जो हैं वो सेंट्रल एशियन जो रीजन्स आते हैं उनके साथ भी हमारा किस तरह का रिलेशन है। पाकिस्तान का अगर अफ़गानिस्तान से रिलेशनशिप की बात करें तो तकरीबन इनके अंदर उतार चढ़ाव जो है वो रहा है हमारा, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन का। पाकिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी 1996 के अंदर, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान, सऊदीया और यूएई ने सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर से तालिबान की इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया था, और पाकिस्तान ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज़ किया था, और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट थी। इस रिकॉग्निशन के बाद तालिबान जो है उनका पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप रहा है। लेकिन 9/11 के स्पेशली, यानी कि जो दुनिया चेंज हुई है वो 9/11 के वाक़े के बाद हुई है। अब 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, राइज़ हो गई थी। पाकिस्तान ने जो है, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने 9/11 के वाक़े के बाद उसने, यानी कि यूएस के साथ पाकिस्तान ने टाइज़ बना लिए थे। जैसे ही पाकिस्तान ने यूएस के साथ टाइज़ बनाए थे तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए थे जितने भी वहाँ के जो तालिबान थे, यानी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए थे। हालांकि ये तालिबान जो है ये हमारे ही पैदा किए गए थे। इसमें यानी कि वजह ये थी कि 1979 के अंदर जो है ज़ियाउल हक़ ने क्या किया था कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को, या मतलब इवन कि इसने सिलेबस तक के अंदर जिहाद का जो लफ्ज़ है, बंदूक का जो लफ्ज़ है, जो क्लैशनकोप का जो लफ्ज़ है, शायद मैं आपको यानी कि बता पाऊँ कि ज़ियाउल हक़ के अंदर, ज़ियाउल हक़ के ज़माने के अंदर जब बच्चों को तालीम दी जाती थी तो जीम से जहाज़ नहीं था होता, जीम से जिहाद होता था। काफ से किताब नहीं थी होती, काफ से होती थी क्लैशनकोफ हुआ करती थी। और इसी तरह मतलब जो ये चीज़ें हैं, मतलब लोगों को जिहाद के ऊपर उकसाने के लिए इसने बाकायदा तौर पर जो उलमाए किराम है उनको फ़ोर्स किया कि आप अपने जुमे के खुतबे के अंदर जो है वो पाकिस्तान के लिए मतलब जिहाद के अल्फाज को बुलंद करें कि जिहाद का वक्त आ चुका है। क्योंकि पाकिस्तान को ख़तरा है कि कहीं यूएसएसआर की जो इन्वेजन है वो पाकिस्तान के ऊपर ना हो जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान और यूएस ने, यानी कि इन दोनों की जो अपना यूएस की CIA और पाकिस्तान की ISI और मिलिट्री ने, इन सब ने मिलकर जो है वो तालिबान को तैयार किया था। मतलब हम कह सकते हैं कि जो तालिबान जिन्होंने कल कला पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी को इंक्रीज़ किया और यूएस के अंदर मिलिटेंसी को इंक्रीज़ किया, ये अपने ही हाथों के ये करतूत थे, यानी कि अपने ही हाथों के इनके ये पैदावार थी जो कल कला जिन्होंने इनके गिरबानों को जाके पकड़ा था। अब पाकिस्तान जो है 1996 में तो उसने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था, लेकिन 1996 के बाद जो है 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो ख़ास तौर पर तालिबान के साथ ठीक नहीं रहा। और इसी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ भी जो हैं मतलब वो आ गए थे। रेफ्यूजीज़ जो कैंप वगैरह बनाए गए पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर पेशावर वाले इलाके के अंदर, जिसमें कम से कम 60 लाख जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आकर रिहाइश पजीर हैं। तो मतलब पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान का रिलेशन है, पाकिस्तान की कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान का रिलेशन अफ़गानिस्तान से तभी अच्छा हो सकता है अगर काबुल के अंदर गवर्नमेंट स्टेबल हो। जिस तरह पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इसी तरह जो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है वो उसका नाम है काबुल। और तकरीबन काबुल के अंदर मतलब अफ़गानिस्तान के अंदर 40% जो है वो पश्तून रहते हैं, और इन्हीं पश्तून का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के KPK का जो इलाका है, सूबा है, उसके साथ ये भी मैच करता है। लिहाजा पाकिस्तान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व भी है कि अगर KPK के अंदर कोई इंसर्जेंसी होती है या वहाँ के लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं पश्तूनिस्तान को लेकर, पश्तूनिस्तान यानी कि ये कुछ जब पाकिस्तान बना था शुरू के अंदर, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान ये वाहिद कंट्री था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था। और पाकिस्तान का जो ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान की, जो तकरीबन 2250 किलोमीटर का ये जो इलाका बनता है पाकिस्तान का, और ये पाकिस्तान के वेस्ट की जानब यानी कि ड्यूरेंट लाइन जो है, अब पाकिस्तान जो है इस 2250 किलोमीटर के एरिया के ऊपर फेंसिंग कर रहा है, यानी कि बाड़ लगा रहा है। और इसी फेंसिंग के नतीजे के अंदर जो स्मगलिंग होती थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, अब उसको रोका जा रहा है। उसको रोकने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के, यानी कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में जो पश्तून लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी को ही रोकने के लिए, जो अब मज़ीद यानी कि सर उठा रही है, इसी चीज़ को रोकने के लिए पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। अब अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन यूएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि यूएस जो है वो अब अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करना चाहता है, और यही डील है कि जो कतर एग्रीमेंट हुआ था, जो पीस डील हुई थी, उसके अंदर पाकिस्तान का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब अफ़गानिस्तान के अंदर पीस लाने के लिए और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा रोल जो है वो है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पाकिस्तान का इंडिया के साथ किस तरह का रिलेशन है। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन किसी से ढका छुपा तो है नहीं, यानी कि हमें भी पता है कि हमारा इंडिया के साथ किस तरह का रिलेशन रहा है और अभी किस तरह मौजूदा तौर पर चल रहा है। कुछ यानी कि जो मज़ीद एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात बहुत ज़्यादा मरतबा दोहराते हैं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का इशू है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ पाकिस्तान, और जब तक इन दोनों के दरमियान कश्मीर का इशू रहेगा उस वक्त तक इन दोनों के दरमियान रिलेशन को नॉर्मलाइज जो है वो नहीं किया जा सकेगा। मतलब कई मरतबा कोशिशें की गई हैं इन दोनों के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए। शिमला एग्रीमेंट हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन हुई, इससे पहले भी जो है मतलब लियाकत नेहरू पैक्ट भी हुआ, लेकिन सारों का सारा जो रिज़ल्ट है वो मुकम्मल तौर पर अचीव नहीं हो पाया। मतलब डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो पीस और स्टेबिलिटी कायम करना था वो कायम नहीं ही हो पाया। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि जो कश्मीर, इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कश्मीर लेना चाहता है, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से कश्मीर लेना चाहता है, और यही जो चीज़ है पिछले 71-72 सालों से दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रही है। पाकिस्तान की सबसे पहले जो 1947 में जंग हुई थी वो पानी के ऊपर नहीं थी हुई, बल्कि वो कश्मीर के मसले के ऊपर ही जो है सबसे पहले हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी। फिर 1965 में दोबारा कश्मीर के मसले को लेकर, फिर 1971 के अंदर जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ था तो इसके अंदर भी जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा रोल था पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको जुदा करने पे। तो मतलब ये चाहे कश्मीर का डिस्प्यूट हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे वाटर डिस्प्यूट हो, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप के दरमियान बहुत ज़्यादा हायल जो है वो रही हैं, यानी कि रिलेशनशिप को ख़राब करने के अंदर। अगर ऑन गोइंग इशू की बात करें तो सर क्रीक इशू है। सर क्रीक इशू मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर है सर क्रीक का इशू। इस जगह पर ये जो इलाका है, ये जो इंडियन गुजरात का इलाका है, यहाँ पर एक ना यानी कि स्ट्रिप सी है, नैरो स्ट्रिप सी है, और ये मतलब समुद्री इलाका है, मतलब एक जजीरा सा है, एक आइलैंड है सर क्रीक जो है। और ये आइलैंड जो है इसके ऊपर पाकिस्तान लगभग इसकी 40 किलोमीटर जो है वो इसका एरिया बनता है इस आइलैंड का, और पाकिस्तान जो है वो इस पर यानी कि अपना हक बताता है, इंडिया जो है वो इसके ऊपर अपना हक जो है वो बताता है, और अभी तक जो दोनों ममालिक हैं इस चीज़ को भी सॉल्व नहीं कर सके। साइचिन का इशू हो या साइचिन ग्लेशियर का इशू हो, साइचिन ग्लेशियर जो था मतलब 1984 के अंदर जो है इंडिया ने हमसे कुछ हिस्सा जो है उसका वापस ले लिया था, और अब वक्त यानी कि सूरत हाल ये है कि इंडिया के पास जो है वो अपर पोजीशन है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है वो लोअर पोजीशन है। साइचिन ग्लेशियर जो है उसकी तकरीबन 72 किलोमीटर जो है वो लेंथ है, और ये पाकिस्तान का सबसे लंबा जो है वो ग्लेशियर तस्वर किया जाता है, और इस के ऊपर तकरीबन सर्दियों के अंदर -40 डिग्री तक की भी जो है वो टेम्परेचर जो है वो चला जाता है। और साइचिन ग्लेशियर जो है ये गिलगित के इलाके के अंदर पाया जाता है। मतलब ये गिलगित में तो नहीं हम कह सकते, ये मतलब जो ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है मोस्टली इसका एरिया उसकी तरफ है। अच्छा, फ्यूचर कन्फ्लिक्ट की बात करें तो अगर यानी कि फ़्यूचर के ऊपर दोनों का किसके ऊपर मसला यानी कि डिस्प्यूट हो सकता है तो वो है वाटर। अगर मज़ीद आगे यानी कि कश्मीर के इशू को छोड़कर अगर इन दोनों के दरमियान किसी चीज़ के ऊपर लड़ाई होती है तो वो वाटर का ही इशू कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसमें मसला ये है कि जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, जो कश्मीर यानी कि इंडिया के कब्ज़े में है, पाकिस्तान के तकरीबन सारा पानी जो है, बल्कि मोस्टली जो पानी है वो इंडिया के उन्हीं इलाकों की तरफ से आता है। यही वजह है कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शाह रग है, यानी कि अगर कश्मीर हमारे साथ रहेगा या हमारे मुताबिक जो है वो अगर कश्मीर चलेगा तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है एग्रीकल्चरली तौर पर जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो पाएगी। वरना अगर कुछ ऐसा मसला बनता है जिसका यानी कि 1948 के अंदर 6 महीनों के लिए जब इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया था, फिर 1960 के अंदर जो मुआहिदा हुआ था उसके तहत फिर जो 3 दरिया जिसमें यानी कि सिंध था, सतलज था, सॉरी मतलब जो ये 3 दरिया जिसमें आता है इंडस रिवर आता है, जिसमें
चिनाब रिवर आता है और जिसमें जेहलम आता है। ये आए थे पाकिस्तान के हिस्से के पास, ये तीनों थे वेस्टर्न रिवर। जबकि दूसरी तरफ जो ईस्टर्न रिवर थे जिसके अंदर सतलज आता है, रावी आता है और ब्यास आता है, ये गए थे इंडिया के पास। और इस माहदे यानी कि ये पहले ये माहदा नहीं था 1948 के अंदर, और जब ये माहदा नहीं था तो इंडिया ने 1948 के अंदर जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद किया 6 माह के लिए, जिसके अंदर पाकिस्तान को एग्रीकल्चरली तौर पर एक मरतबा बहुत ज़्यादा धचका लग गया था। यानी कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक कहत किसी सूरत हाल बन गई थी सिर्फ पानी के मसले को लेके। अच्छा जी, आगे बात करते हैं पाकिस्तान का चाइना के साथ किस तरह का रिलेशन है। पाकिस्तान का चाइना के साथ देखें तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, यानी कि अगस्त 1947 के अंदर। और पाकिस्तान को अर्ली यानी कि रिकोगनाइज कंट्री के यानी कि सबसे वो पहले ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान को रिकोगनाइज़ किया तो उनके अंदर जो है वो चाइना का नाम आता है। देखिए अच्छा, ये मतलब रिकोगनाइज़ करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए आप या मैं भी अपना मुल्क बना सकते हैं, लेकिन असल मसला होता है उसको रिकोगनाइज़ करना, उसको रिकोगनीशन मिलना। कि अगर कोई मुल्क उसको रिकोगनाइज़ ना करे, कोई अपनी अब जिस तरह इसराइल और पाकिस्तान का एक मसला बना हुआ है, यानी कि पाकिस्तान कहता है कि जब तक आप फ़लस्तीन का इशू नहीं सॉल्व करेंगे हम आपको एक मुल्क मानते ही नहीं हैं। अब जब तक ये मसला बना हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है ना, यानी कि इसराइल पाकिस्तान को रिकोगनाइज़ कर रहा है, ना पाकिस्तान इसराइल को रिकोगनाइज़ कर रहा है, ना यहाँ पर कोई हमारी एम्बेसी है और ना उनकी हमारे पास कोई एम्बेसी है। जब कोई एम्बेसी नहीं है, लोगों का एक दूसरे के पास आना जाना ही नहीं है, तो फिर कौन सा मुल्क और फिर कैसी दुनिया। तो फिर इस तरह है जो मतलब रिकोगनीशन होता है ये मिलना ज़रूरी होता है। चाइना जो है वो लगभग 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर या आई थिंक सो 4 अक्टूबर, इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन के अंदर 1949 के अंदर जो है वो चाइना आज़ाद हुआ था। और पाकिस्तान जो था उसको वो पहला कंट्री था जिसने चाइना को जो है रिकोगनीशन दी थी। अच्छा, उसके बाद से लेकर चाइना और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका आपस में काफ़ी ज़्यादा इकॉनमिक और मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो यानी कि रहा है। क्योंकि चाइना जो था वो था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है यानी कि यूएसए जो है वो कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ था, जबकि कम्युनिस्ट जो थी ये यूएसएसआर की यानी कि उनकी इन्फ्लुएंस से जो है चाइना के अंदर भी आ गई थी। और यूएसए ने जो है मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया था चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के अंदर। क्योंकि कम्युनिस्ट में ये होता है कि सिर्फ जो सिंगल पार्टी होती है, सिंगल पार्टी सिस्टम जो है वो कम्युनिज़म के अंदर आता है कि यानी कि कोई अपोजिशन नहीं होती, बस एक ही पार्टी होती है। अच्छा, उसके बाद बात करें तो चाइना ने जो है पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो कई मुकामात के ऊपर दी है। चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइल दिए, एयरक्राफ्ट दिए, एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं यानी कि एयरक्राफ्ट सिर्फ दिए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो चाइना ने हमें दी। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इंडिया के पास जो है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? ये एक समंदरी बेड़ा होता है, एक जहाज़ होता है कि जिसके ऊपर जो है मतलब ये बहरी जहाज़ होता है जिसके ऊपर जो है ये जो हवाई जहाज़ होते हैं, या मतलब हवाई तो नहीं कह सकते, जो जंगी जहाज़ होते हैं, जो एयरक्राफ्ट यानी कि होते हैं, वो इसके ऊपर आकर लैंड करते हैं। अच्छा, आगे है इकॉनमिकली अगर पाकिस्तान और चाइना के टाइज़ की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना ने जो है वो बहुत जल्दी 1963 के एग्रीमेंट के बाद लैंड यानी कि इशू को रिज़ॉल्व करने के बाद 1963 के अंदर अयूब खान ने पाकिस्तान का जो है कुछ इलाका, मतलब जो है खुंजरा पास का इलाका, सॉरी कराक्रम का इलाका, जो कि मतलब पाकिस्तान के कश्मीर के एरिया में आता था, वो हमने चाइना को दे दिया ताकि, और उनके बदले में हमने चाइना की दोस्ती ख़रीद ली कि मतलब उनके साथ हमारा कोई रिलेशन वगैरह मज़ीद आगे फ्यूचर में ख़राब ना हो। जबकि दूसरी तरफ जो है 1962 के अंदर इंडिया और चाइना की सिर्फ कश्मीर यानी कि कश्मीर नहीं मतलब लैंड डिस्प्यूट के ऊपर ही जो है, जो कि अभी भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनका डिस्प्यूट कंटिन्यू है, उसके ऊपर जो है इंडिया और चाइना का, हालांकि इनका रिलेशन हमसे भी ज़्यादा अच्छा था इंडिया और चाइना का, लेकिन हमने जो है कुछ ज़मीन उनको देकर उनसे उनकी दोस्ती ख़रीदी, और यही उनकी दोस्ती का नतीजा है कि जो आज हमें सी पैक की शक्ल में नज़र आ रहा है। अच्छा, इकॉनमिकली बायलैटरली तौर पर इनके काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट हो चुके हैं, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था चाइना का और पाकिस्तान का सी पैक को लेके, वो पहला एग्रीमेंट हुआ था 2013 के अंदर। 2013 के अंदर इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर $46 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो कि कनेक्ट करेगा जिंजियांग को पाकिस्तान के पोर्ट गवादर के साथ, यानी कि पूरे पाकिस्तान से वो गुजरेगा। तकरीबन ये 2500 किलोमीटर का एरिया जो है वो बनता है कि मतलब पाकिस्तान को साउथ चाइना सी के ऊपर जो है वो उसको
असेसिस हासिल करनी होगी। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये हैवीली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसको यानी कि इसने फैसलाबाद को बाकायदा इंडस्ट्रियलाइज जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है चाइना की मदद से। और हैवीली इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स में अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जो है चश्मा न्यूक्लियर ब्रांच, जो कि 2001 या 2002 के अंदर जो है वो बनाया गया था, चश्मा न्यूक्लियर, यानी कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो हमने चाइना की मदद से जो है ये भी हमने क्रिएट किया था। ये एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा फाइनेंसिंग इसने हाईवे के अंदर की है, माइंस के अंदर की है, पावर जनरेशन के अंदर की है, पावर प्लांट्स और जो डीप सी पोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट्स हैं, या मतलब इस तरह के दूसरे जो एयरपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, सी पैक जो है, मतलब मैंने पहले बताया कि जो एक पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स है दोनों ममालिक के दरमियान और एक दूसरे को क्लोज़ करने के दरमियान भी, जिसके अंदर जो है मतलब सड़कें जो हैं, यानी कि हमारे रोड्स, और साथ ही साथ जो हमारा रेलवे लाइन का मनसूबा है ML1 जिसे कहा जाता है, ML1 मेन लाइन 1 जो मनसूबा है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान को क्वेटा से लेकर, यानी कि एक किस्म का पेशावर से लेकर कराची तक की जो रेलवे लाइन है उसको मुकम्मल तौर पर उखेड़ के मुकम्मल तौर पर, यानी कि सारी की सारी जो पटड़ी है वो नहीं डाली जाएगी। तकरीबन इन दोनों पेशावर और कराची के दरमियान जो है लगभग 65 जो हैं वो मुकामात के ऊपर रोड ब्लॉक्स आते हैं, जहाँ पर यानी कि सड़क को बंद करके, ट्रैफिक को बंद करके जो है वो ट्रेन को, यानी कि फाटक जिसे हम कहते हैं, ट्रेन के फाटक जो हैं वो 65 हैं। इन तमाम के तमाम फाटक को जब ML1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इन तमाम के जो यानी कि रेलवे फाटक होंगे, इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अंडरलाइन पासिस के अंदर, यानी कि अंडर पासिस के अंदर ट्रेन आएगी, सड़क के नीचे से गुजरेगी और अपना रास्ता जो है वो ले जाएगी। और बाकी मतलब ये फाटक के ऊपर कोई फिर किसी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, यानी कि एक्सीडेंट जो है वो इनडायरेक्टली काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन ये मनसूबा जो है ये पाकिस्तान में $6 बिलियन से भी ज़्यादा है, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बन ही जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता यानी कि दोनों मुल्क जो हैं उनकी सही यही कोशिश है कि विन विन सिचुएशन, और विन विन सिचुएशन के साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स जो है वो दोनों ममालिक इकॉनमिक कोऑपरेशन के साथ हासिल करते रहें। अच्छा, नेक्स्ट जो बॉर्डर आता है पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर। तकरीबन इनकी जो लेंथ बनती है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर की, वो तकरीबन 523 किलोमीटर का ये इलाका बनता है। और ये मुकम्मल जो है ये ईरान का और बलूचिस्तान का जो इलाका है, मतलब ये आपस में लिंक करते हैं। अच्छा, अगर बात करें तो इन दोनों ममालिक के रिलेशनशिप की, तो 1953 के अंदर जो है वो रज़ा शाह पहलवी साहब जो आते हैं वो आए थे ईरान के, यानी कि ये पहले फ़ॉरेन कंट्री जो थे, यानी कि फ़ॉरेन कंट्री के पहला विज़िट था पाकिस्तान के अंदर 1953 के अंदर, कि यानी कि गैर मुल्की वज़ीर या मतलब गैर मुल्की सरबराह ने पाकिस्तान को विज़िट किया। और रज़ा शाह पहलवी की अहम आमद पर भी पाकिस्तान ने जो है वो अपना नेशनल एंथम वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको 120 सेकंड के लिए जो है वो मतलब 80 सेकंड का जो नेशनल एंथम जो है वो उस टाइम कंपोज़ किया गया था। अहमद जी चागला नाम का बनता है, उसने नेशनल एंथम को कंपोज़ किया था। अच्छा, मतलब इनकी शुरुआत तो हमारी रिलेशनशिप के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन मतलब शुरुआत के साथ साथ ही हमने ऑयल रिफाइनरी भी जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश की थी। ईरान ने ऑयल रिफाइनरी को कुछ यानी कि दूसरे गैस पाइपलाइन के जो मंसूबे हैं वो भी हमने ईरान के ज़रिए जो है वो हमने हासिल किए थे। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान एक पीस पाइपलाइन IPI जो है ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, इसको पीस पाइपलाइन का नाम भी दिया जाता है, इसको भी शुरू करने का मंसूबा दिया गया था। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि इकॉनमी की यानी कि पैसे ना होने की वजह से, दूसरा US का प्रेशर होने की वजह से, और तीसरा US की सैंक्शंस होने की वजह से जो कि ईरान के ऊपर लगाई गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की आमद के बाद, जो कि 2017 के अंदर से शुरू हुई और मज़ीद आगे 2021 तक जो रही थी। अब जो कि बाइडन आए हैं तो शायद इस चीज़ में कुछ नरमी की जाएगी, और दोनों को ज़रूरत है, पाकिस्तान को भी गैस की ज़रूरत है, इंडिया को भी गैस की ज़रूरत है, और ये मनसूबा होकर गुजरेगा, यानी कि आएगा ईरान की तरफ से, और ये पाइपलाइन जो है वो दोनों मुल्कों से होकर गुजरेगी। लेकिन जो मौजूदा इनके दरमियान बायलैटरल रिलेशन है वो इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल का नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी वजूहात मैं आगे आपको बताता हूँ। इसकी सबसे पहली वजह ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलोची ग्रुप हैं, यानी कि जो तालिबान के जो बलोची ग्रुप हैं, इनडायरेक्टली जो है ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है। यानी कि मतलब हम
कुछ ना कुछ जो है ईरान की इन्वॉल्वमेंट इनमें ज़रूर पाई जाती है। दूसरा, ईरान का जो है इकोनॉमिक टाई इंडिया की तरफ ज़्यादा है, पाकिस्तान की तरफ उसका इकोनॉमिक टाइज जो है बहुत ज़्यादा कम है। तीसरी वजह यह है कि इंडिया यूज़ ईरान चाहबार पोर्ट इन ऑर्डर टू बाईपास पाकिस्तान। आपने पिछले दिनों यानी कि न्यूज़ वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि चाहबार पोर्ट के अंदर से ईरान ने जो है वो इंडिया को बाहर निकाल दिया है। लेकिन मज़ीद यानी कि अब दोबारा इंडिया जो है वो चाहबार के पोर्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेने जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले आपको दोनों की लोकेशन बताई थी कि सिर्फ 40 किलोमीटर का डिफरेंस है पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के दरमियान और ईरान की चाहबार पोर्ट के दरमियान, और ज़मीनी फासला जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है। अब इंडिया क्या करना चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को अपना ईरान की जो चाहबार पोर्ट है उसके साथ काउंटर करना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान की पोर्ट को बाईपास करके इंडिया जो है वो वहाँ के ज़रिए अपना सामान आगे पहुँचाना चाहता है। और यही वजह कि और साथ ही साथ मतलब दूसरी सबसे आखिरी वजह यह है कि पाकिस्तान का रिलेशन यूएस के साथ जो क्लोज़ रिलेशन है, यानी कि पाकिस्तान का क्लोज़ रिलेशन यूएसए के साथ और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के साथ, अब ये दोनों ममालिक जो हैं ये ईरान की बिल्कुल एक किस्म के दुश्मन है। तो इस वजह से भी ईरान का जो हमारे साथ एटीट्यूड है वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली जो है वो अप टू द स्टैंडर्ड हम उसे नहीं कह सकते। अब पाकिस्तान के रिलेशन की बात करते हैं गुल्फ़ स्टेट्स कंट्रीज़ के साथ। गुल्फ़ स्टेट्स कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं? सऊदी अरेबिया आता है, कतर आता है, बहरीन आता है। ये ममालिक जो हैं वो गुल्फ़ स्टेट्स के अंदर आते हैं। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ तो यानी कि हमें पता है कि ये यानी कि बहुत अरसे के रिलेशनशिप यानी कि अच्छे रहे हैं, लेकिन कश्मीर इशू को लेके जब यानी कि रिसेंटली अपना एक बयान दिया गया था अपना पाकिस्तान के मौजूदा फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, उन्होंने कहा था कि अब इमरान ख़ान को ये फ़ैसला करना होगा कि आया कि कश्मीर के मसले के ऊपर सऊदी अरेबिया हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया को बार बार कहने के ऊपर भी इसने OIC का इजलास कश्मीर के मामले के ऊपर इसने एमरजेंसी इलाज नहीं यानी कि एमरजेंसी इजलास जो है वो इसने नहीं बुलवाया था। तो इस वजह से अब सऊदी अरेबिया जो है इसने जब 2019 के अंदर जो है इसने वादा किया था कि ये पाकिस्तान को $3 बिलियन की जो है वो इन्वेस्टमेंट देगा, यानी कि $3 बिलियन को जो है वो कर्ज़ा देगा, लेकिन सिर्फ एक साल ये भी नहीं गुजरा कि इसने अपनी डिमांड वापस भी कर दी है, जिसके अंदर $2 बिलियन 2021 जनवरी तक हमने इसको वापस कर दिया है, और मज़ीद आगे जो $1 बिलियन है वो भी इसको वापस कर दिया जाएगा, और ये पैसे हम चाइना की मदद से जो है वो वापस कर रहे हैं। पहले तो हमारा इसके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी के हवाले से स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ क्लोज़ रिलेशन रहा है, बहुत यानी कि लंबा और क्लोज़ रिलेशन ये इसका हमारा हम और इसके यानी कि अलाई भी रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर UAE और सऊदी अरेबिया को हमने मिलिट्री असिस्टेंस भी दी है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये हमारे यानी कि रिसेंटली जो राहील शरीफ जो कि 2016 के अंदर जो है रिटायर हुए थे आर्मी चीफ़, वो भी जो है अब अपना सऊदी अरेबिया के अंदर जो मिलिट्री अलाइंस बना हुआ है, इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस बाय सऊदी अरेबिया, जो कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए उसके हेड जो हैं यानी कि 39 इस्लामिक नेशन जो हैं उनके हेड बनाए गए हैं मिलिट्री अलाइंस के लिए राहील शरीफ। मतलब इनडायरेक्टली तो हमारे रिलेशन इनके साथ अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हद तक कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ ज़रूर नज़र आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। सेंट्रल एशियन को कौन से आते हैं? मैंने पहले बताया कि जो जिनके आखिर में सतान लगता है, यानी कि ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारे के सारे जो ममालिक हैं, पाकिस्तान का इनके साथ रिलेशन कैसा रहा है? पाकिस्तान का जो है मतलब मौजूदा तौर पर भी और वैसे भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ लिंक जो है वो क्लोजली यानी कि रहा है, यानी कि टाइज तो हमारे इनके साथ रहे हैं, लेकिन बस बराए नाम रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको ईरान ने, पाकिस्तान ने और तुर्की ने मिलकर 1964 के अंदर जो है वो बनाया था, और फिर 1985 के अंदर इसका नाम चेंज किया गया था, यानी कि पहला इसका नाम था RCD, फिर 1985 में इसका नाम ECO रखा गया। अब उसके सारे के सारे जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये उसके मेंबर हैं, लेकिन मसला ये है कि वो क्या कहते हैं कि मैं क्या जो मेरी पारे वाली बहन, यानी कि हम
गरीब क्या ठहरे कि ये भी हमारे साथ यानी कि सारे ममालिक जो हैं मतलब डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के पास पैसा कहाँ से आता है? ज़ाहिर सी बात है कि मतलब बेचारे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, हमेशा दूसरों की भीख के ऊपर ही जीना पड़ता है। मतलब ज़ाहिर कि मैं इमरान खान जब गवर्नमेंट में आए थे तो उन्होंने यही यानी कि एजेंडा लेकर आए थे कि हम कर्ज़ा नहीं लेंगे बल्कि अगला कर्ज़ा भी उतारेंगे। लेकिन आते ही उन्होंने खुद यानी कि बाद में बयान भी उन्होंने खुद दिया कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं आते ही IMF के पास क्यों नहीं गया। और यानी कि कर्ज़े पे कर्ज़ा, कर्ज़े पे कर्ज़ा, पाकिस्तान के बाद जितने भी यानी कि जो कीमती साज़ात हैं उनको यानी कि उनको एज़ आ प्रूफ के तौर पर रखवाया जा रहा है और कर्ज़े जो हैं वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि ज़ाहिर है हम गरीब ममालिक हैं। तो इस वजह से यानी कि पाकिस्तान को अपने एनर्जी हम खैर तो हमने इसके अंदर रिलेशनशिप की बात करनी है कि पाकिस्तान को अगर मौजूदा और आने वाले वक्त में अगर एनर्जी क्राइसिस को पूरा करना है तो उसको सेंट्रल एशियन कंट्री से अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और पाकिस्तान आसानी के साथ वखान कॉरिडोर से और अफ़गानिस्तान से गुज़रता हुआ पाकिस्तान नेचुरल गैस को सेंट्रल एशियन स्टेट्स से एक्सपोर्ट कर सकता है, ऑयल को भी वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली आने वाले वक्त के अंदर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनको वर्ल्ड इंजन भी हम देख रहे हैं, यानी कि दुनिया का जो ऑयल का इंजन होगा उनको हम यानी कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल अपना अदा करेंगी। वही बात यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सेंट्रल एशियन और साउथ एशियन जो स्टेट्स हैं पाकिस्तान स्पेशली इनके दरमियान कोई ख़ास लिंक या कोई ट्रेड वगैरह नहीं हो पाती। मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह होने की वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो रिक्वायर होती है और इन्वेस्टमेंट जो है वो ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ना सेंट्रल एशियन स्टेट्स अफोर्ड कर सकती हैं। और दूसरी वजह ये है क्योंकि ये सारी की सारी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी अफ़गानिस्तान को छोड़ के ये सारी आई थी USSR से आज़ाद हुई थी 1991 के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है कि इनको अपना पुराना रिलेशन यानी कि इनका जो बाप दादा था रशिया जिससे ये अलग हुए थे इसके साथ इनको ज़्यादा रिलेशनशिप यानी कि ये रोज़ अपना ज़्यादा रिलेशनशिप उसके साथ रखते हैं रशिया और चाइना के साथ बनिस्बत पाकिस्तान या इंडिया के साथ। अच्छा जी, अब आते हैं आज की आखिरी टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान का तुर्की के साथ किस तरह का रिलेशन है। पाकिस्तान का तुर्की के साथ जी मतलब काफ़ी ज़माने से और काफ़ी पुराना रिलेशनशिप जो है वो चलता आ रहा है। सबसे पहला जो रिलेशन शुरू हुआ था वो खिलाफत मूवमेंट से शुरू हुआ था कि जब पाकिस्तान यूनाइटेड इंडिया के अंदर सब कॉन्टीनेंट के अंदर जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अली बरदरान ने मिलकर जो है वो एक मूवमेंट शुरू की थी जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। भले ही ये खिलाफत मूवमेंट जो है ये नाकाम हुई हो कि जिसका मकसद ये था कि तुर्की की खिलाफत को ख़त्म ना किया जाए, लेकिन फिर भी खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया। तो इसी को लेकर जो आजकल के तैयब एर्दोगान हैं यानी कि जिन्होंने तुर्की को 2016 के बाद एक किस्म का वापस जो है वो मतलब उसी खिलाफत की तरफ वो लेके जाना चाहते हैं और अपनी उसी की वो ज़्यादातर बातें करते रहते हैं। मतलब तैयब एर्दोगान के आने के बाद तुर्की ने जो है पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नज़दीक की है, यानी कि पाकिस्तान ने अपना रिलेशनशिप तुर्की के साथ काफ़ी क्लोज़ किया है बनिस्बत उसने इंडिया के साथ। मतलब उसने अपना रिलेशनशिप इंडिया के साथ लिमिटेड करके पाकिस्तान को उसने काफ़ी हद तक कश्मीर के इशू के ऊपर हो या मतलब कोई भी जो है इसने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और इन दोनों का रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो यानी कि तैयब एर्दोगान जो हैं तकरीबन उन्होंने पाकिस्तान की ये नेशनल असम्बली के अंदर 4 मरतबा खिताब कर चुके हैं और ये सिर्फ वाहिद यानी कि गैर मुल्की लीडर हैं जिन्होंने 4 मरतबा अभी तक पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसको उनको खिताब करने का मौका जो है वो दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट हो या चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, लेकिन फिर भी इनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो हर मौसम का रिलेशनशिप है। इसके अलावा मिलिट्री के तौर पर बात करें तो तुर्की जो है उसने यानी कि एग्रीमेंट ये किया है कि वो हमें डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान को सेल करेगा। और अब तो यानी कि दोनों ममालिक जो हैं वो जॉइंटली तौर पर मिलिट्री एक्सरसाइज में भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते नज़र आते हैं। इकॉनमी के लिए अगर हम देखें तो रिसेंटली एक जो मनसूबा जो है वो शुरू किया गया था जिसके अंदर आता था यानी कि तुर्की का जो कैपिटल है इस्तांबुल, यानी कि इस्तांबुल से शुरू होती थी। अंकारा तो वैसे तो उसका कैपिटल है, लेकिन ये जो ट्रेन जो है वो शुरू होती थी इस्तांबुल से शुरू होती थी, तेहरान में आएगी और तेहरान से आगे इस्लामाबाद में आएगी। यानी कि ITI जो है ये इस ट्रेन को नाम दिया गया था इस्तांबुल, तेहरान और पाकिस्तान मतलब इस्लामाबाद, इसको मतलब मंसूबा ये दिया गया था। और
तकरीबन यानी कि ये ट्रेन जो है इस्लामाबाद से चलेगी अपना, उसके बाद तेहरान पहुंचेगी, तेहरान से आगे जो है वो सामान लेकर इस्तांबुल की तरफ ये रवाना हो जाएगी। ये लगभग 6500 किलोमीटर जो है वो सफ़र बनता है और ये सफ़र जो है ये 11 दिनों के अंदर ट्रेन जो है वो तय करेगी। और ये मतलब सबसे बड़ा इकोनॉमिकली टाइज़ है ऑफिशियली तौर पर जिसको डिस्कस किया गया, और एक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो साइन किया गया। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह ताला, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।